वो एक घटिया किस्म का इंसान था जो दिन भर ब्रेन रिकॉर्ड देखता रहता था। पर एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब वो चीट स्किल्स के साथ दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट हो जाता है जो उसे अब तक का सबसे स्ट्रांगेस्ट मेज बना देती है। टेकी आज के जापान का एक एवरेज से थोड़ा ऊपर वाला हाई स्कूल स्टूडेंट था जिसका आईक्यू किसी राइस कुकर जैसा था। भले ही वो एक टोटल एनपीसी बॉट था पर उसे लगता था कि वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है कि उसकी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी रिन जो काफी ब्लेस्ड थी। एक दिन जब वो रिन के साथ स्कूल से वापस आ रहा था उसे अचानक रियलाइज हुआ कि उसके नीचे एक अजीब सा मैजिक सर्कल प्रकट हुआ है। इस सर्कल के दुश्मन ने सोचा कि यह सर्कल रिन को वापस किचन में भेज देगा तो उसने उसे धक्का दे दिया। पर रिन ने इस बुद्धू को पकड़ लिया और वो दोनों एक साथ एक अल्टरनेट वर्ल्ड में पहुंच गए। वहां पहुंचकर टैकी अपनी आंखें खोलता है और खुद को ग्रीन प्लेन्स में लेटा हुआ पाता है। उसे दूर रिन लेटी हुई मिलती है और वह हैरान होता है कि वो आखिर है कहाँ। कोई सिग्नल है और ना ही इंटरनेट। वो सोचते हैं कि आजकल के ज़माने में ऐसी कौन सी पिछड़ी हुई जगह है जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं है और टेकी को लगता है कि शायद वह अर्थ पर है ही नहीं। वो कहता है कि जो मैजिक सर्कल उन्होंने यहां आने से पहले देखा था वो कोई सीजीआई इफेक्ट नहीं था और यह सब बिल्कुल रियल है। रिन कहती है कि यह पॉसिबल है। तभी उन्हें एक विशाल मॉन्स्टर की आवाज़ सुनाई देती है जो एक बड़े काले घोड़े जैसा दिखता है जिसके सींग और आंखें खौफनाक है। वो घोड़ा उनके ऊपर से कूदता है पर टेकी रिन को पकड़कर सही वक्त पर साइड में हो जाता है ताकि वह कुचले ना जाए। वो रिन को कहता है कि यहाँ से जितना दूर हो सके भाग जाओ क्योंकि दोनों के मरने से बेहतर है कि सिर्फ एक ही मारा जाए और फिर वह उस विशाल दरिंदे को उकसाने के लिए आगे बढ़ता है। मॉन्स्टर को कॉटन पिक कर बुलाता है और मजाक उड़ाता है कि उसका साइज सिर्फ दिखाने के लिए है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाता है। लगता है कि यह उसका आखिरी वक्त है। पर तभी साइड से एक एयर ब्लेड अटैक आता है और मॉन्स्टर की गर्दन पर लगता है। एक भूरा गंजा कहीं से निकल कर आता है और टेकी की टोंटिंग स्किल्स की तारीफ करता है और फिर अपनी तलवार से घोड़े पर टूट पड़ता है। मॉन्स्टर अपने मुंह से आग निकालकर पर पलटवार करता है। पर तभी एक ब्लैक मैजिक वाली एरो झाड़ियों से निकलती है और उसके पैर पर लगती है। इसके बाद एक अजीब सा दिखने वाला बंदा झाड़ियों से बाहर आता है और कहता है कि यह ऑब्सीडियन हॉर्सेस काफी टफ होते हैं और मिथिल एरो यूज करना सही फैसला था। फाइनली एक स्मॉल मेज मॉन्स्टर को फ्लेम अटैक से जलाकर शिकार खत्म करता है। वो ग्रुप अपना इंट्रोडक्शन बराडा, रिकाल्टा और मेगलार्ड के तौर पर देता है और बताता है कि वो एडवेंचरस गिल्ड का हिस्सा है और उन्हें इन ऑब्सीडियन हॉर्सेस की तादाद कम करने के लिए हायर किया गया था। ये सब देखकर टेकी कंफर्म करता है कि वह एक फैंटेसी आरपीजी जैसी दुनिया में है और उन्हें यहाँ सर्वाइव करने का रास्ता ढूंढना होगा। बाद में उस रात वह सब कैंप फायर के चारों ओर बैठते हैं और एडवेंचरर्स उनसे पूछते हैं कि वह कहाँ से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। वो नोटिस करते हैं कि टेकी और रिन यह इन्फो शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं है तो वो उन्हें दिलासा देते हैं कि वह उन्हें इन खतरनाक मैदानों में अकेला नहीं छोड़ेंगे और पास की टाउन एस्पियर तक एस्कॉर्ट करेंगे क्योंकि दूसरों की मदद करना उनका काम है। भी समझाते हैं कि बिना वेपन्स के ट्रैवल करना खतरनाक है, खासकर इस एरिया में क्योंकि मॉन्स्टर्स बढ़ रहे हैं और उन्हें ऐसी रिपोर्ट्स मिली है कि वेग्स पर हमले हो रहे हैं और लोग गायब हो रहे हैं। इसके साथ ही वह सोने चले जाते हैं और बराडा टेकी को कहता है कि रिन से माफी मांग ले जो उससे नाराज है क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़कर भागने को कहा। वो रात भर बात करते हैं और आखिरकार एक फिस्ट बम्प के साथ पैचअप कर लेते हैं। अगले दिन वो एस्पियर पहुंचते हैं और एडवेंचरर्स बताते हैं कि यह हेलिस्टेन मैजिक किंगडम का हिस्सा है और वह इस टाउन को अपना बेस बनाकर यूज करते हैं। वो हमारे प्रोटागनिस्ट्स को थोड़ा गोल्ड भी देते हैं और उन्हें एडवेंचरर्स गिल्ड के बारे में बताते हैं क्योंकि टेकी ने फैसला किया है कि वह भी एडवेंचरर बनेगा जैसा कि एक अल्फा मेल करता है। गिल्ड में वह अपने एडमिशन फॉर्म्स भरते हैं और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि वह इस दुनिया की लैंग्वेज समझ सकते हैं। वो नोटिस करते हैं कि वह यहाँ के लोगों से ढंग से बात भी कर पा रहे हैं तो जरूर यहाँ कोई मैजिक काम कर रहा है। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट कहती है कि उनका एक छोटा सा मैजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और एक क्रिस्टल बॉल निकालती है जो हर नए एडवेंचरर के लिए जरूरी। ये सुनकर दोनों थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उनके पास मैजिक नहीं है। पर रिन कहती है कि वो पहले जाएगी और अपना हाथ बॉल पर रख। रिसेप्शनिस्ट की हैरानी का ठिकाना नहीं रहता जब क्रिस्टल बॉल 4 अलग अलग कलर्स दिखाती है और वह रिन से पूछती है कि आखिर वो है कौन। फिर वो टेकी को वैसा ही करने को कहती है और जैसे ही वो हाथ रखता है क्रिस्टल बॉल अचानक चटक जाती है जिसे देखकर रिसेप्शनिस्ट दंग रह जाती है और तुरंत गिल्ड मास्टर को बताने भागती है। कुछ देर बाद वो गिल्ड मास्टर जेरा और एक मशहूर सी रैंक एडवेंचरर मीरा द गोल्डन फेंसर के साथ वापस आती है। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि वो उनका रजिस्ट्रेशन यहाँ नहीं कर सकते और मीरा उन्हें ऐसी जगह एस्कॉर्ट करेगी जहाँ उन्हें जरूरी एडवाइस मिलेगी जिसके बिना वह एडवेंचरर्स नहीं बन सकते। टेकी पूछता है कि क्या ये कोई स्कैम है जहाँ वो उन्हें किडनैप करके उनकी किडनी बेच देंगे, पर मीरा कहती है कि उसे उसके ऑर्गन्स तो चाहिए पर किडनी नहीं। फिर वो उन्हें शहर के पास जंगल में एक पुरानी झोपड़ी में ले जाती है जहाँ उनकी मुलाकात हॉट मम्मी लेमिया से होती है। लेमिया उनका स्वागत करती है और मीरा से जानती है कि गिल्ड की मैजिक डिवाइस टूट गई है, इसलिए वह चाहती है कि लेमिया उनका टेस्ट ले।
लेमिया टेकी और रन को कुछ वुडन डिवाइसेस देती है और कहती है कि यह उसने बनाए हैं और यह उनकी मैजिकल कैपेसिटी और मैजिकल स्ट्रेंथ की वैल्यूज बताएं। मैजिकल कैपेसिटी का मतलब है कि आपके पास कितनी मैजिकल एनर्जी है और मैजिकल स्ट्रेंथ का मतलब है उस मैजिकल एनर्जी की क्वालिटी कैसी है। उनकी लकड़ी को अपने हाथों से सहलाने के बाद टेकी और रन पूछते हैं कि रिजल्ट क्या आया। तो लेमिया बताती है कि उनके नंबर्स तो भाई इस दुनिया के ही नहीं है और अब से वो दोनों उसके अप्रेंटिस होंगे। ठीक उसी वक्त हमें कुछ हुडेड फिगर्स अंधेरे में एक दूसरे से बात करते हुए दिखते हैं। वो बीटा मेल गुनर अपने अल्फा मेल लीडर को रिपोर्ट देता है कि उन्होंने समनिंग रिचुअल को सक्सेसफुली सबोटाज तो कर दिया था, पर क्योंकि कास्ट बहुत ज़्यादा पावरफुल था इसलिए स्पेलर फिर भी एक्टिवेट हो गई। उन्हें पूरा यकीन है कि कुछ लोग दूसरी दुनिया से समन हुए हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि वह अभी कहाँ है। वो आगे बताता है कि उन्होंने अपना जाल बिछा दिया है और जल्द ही उन्हें ढूंढ लेंगे। डर काफ़ी खुश होता है और कहता है कि उसे उनसे बहुत उम्मीदें हैं। वापस झोपड़ी में लेमिया रिवील करती है कि टेकी की मैजिकल कैपेसिटी 1,20,000 और मैजिकल स्ट्रेंथ 400 है। वहीं रिम की मैजिकल कैपेसिटी 37,000 और स्ट्रेंथ 5,000 है, क्योंकि वो एक लड़की है। वो आगे बताती है कि बड़े बड़े ह्यूमन नाइट्स और रॉयल मेजेस की मैजिकल कैपेसिटी अक्सर 10,000 और स्ट्रेंथ 20,000 के आसपास होती है। तो उन दोनों के नंबर्स इंसेनली हाई है और उन्हें इस दुनिया के सबसे ताकतवर बीम्स में गिना जा सकता है। लेमिया ये भी कहती है कि वो इस किंगडम की सबसे बड़ी मेज है और उसकी अपनी कैपेसिटी 43,000 और स्ट्रेंथ 6,000 है, जबकि मायरा की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ क्रमशः 3,500 और 3,800 है। फिर वो उन्हें समझाती है कि उनके पास इनक्रेडिबल पावर तो है, पर बिना ट्रेनिंग के वह खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वह चाहती है कि वह उसके अप्रेंटिस बने। इसके अलावा अगर वह अपनी पावर्स मास्टर कर लेते हैं तो वह इस रैंक एडवेंचरर्स और टॉप रॉयल मेजर्स से भी कहीं आगे निकल जाए। फिर वो टेकी की तरफ देखती है और कहती है कि अगर उसने ढंग से ट्रेन किया तो वह अकेले ही पूरे नेशंस के खिलाफ जंग छेड़ सकता है और राजा बन सकता है, और अगर वह ऐसा करता है तो उसके पास इस दुनिया की सारी दौलत और लड़कियां होंगी। और यह बोलते हुए वो उसे अपने मैसिव प्लॉट्स दिखाती है। रिन नोटिस करती है कि टेकी की पॉकेट में रॉकेट ऊपर उठ रहा है और वह उसे अंधा करने की कोशिश कर, जबकि लेमिया मायरा को कहती है कि इन गूनर्स को ट्रेन करने में मजा आएगा। अगले दिन लेमिया सुबह की शुरुआत उन्हें एक भारी भरकम ब्रेकफास्ट खिलाकर करती है और मैजिक के बेसिक समझाती है। वो बताती है कि मैजिक यूज करने के 2 तरीके हैं, पहला मैजिकल स्पेल्स कास्ट करके और दूसरा सौर के जरिए। मैजिकल सब्स यूज करने के लिए इंसान को स्पेशल इनकेंटेशंस यानी मंत्र बोलने पड़ते हैं ताकि वो अपनी मैजिकल पावर उन स्पिरिट्स को उधार दे सके जो बदले में अलग अलग स्पेल्स मटेरियलाइज करती हैं। दूसरी तरफ एक सोर्सर स्पिरिट के साथ मास्टर और सर्वेंट का कॉन्ट्रैक्ट करता है और उनसे अपना काम करवाता है, जो इसे नॉर्मल मैजिक से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। वो आगे रिवील करती है कि फायर, वाटर, अर्थ और विंड 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। मेजेस आमतौर पर सिर्फ एक ही एलिमेंट यूज कर पाते हैं, पर कुछ स्पेशल केसेस में मायरा जैसे मेजेस होते हैं जो 2 एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, जैसे फायर और अर्थ, या फिर वो खुद जो अर्थ को छोड़कर बाकी तीनों एलिमेंट्स यूज कर सकती है। वो ऐड करती है कि रन एक और भी रेयर केस है जो चारों एलिमेंट्स यूज कर सकती है। दूसरी तरफ उन्हें नहीं पता कि टेकी कौन से एलिमेंट्स यूज कर सकता है, पर लेमिया कहती है कि जब तक उसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोई स्पिरिट नहीं मिलती वो उसके फंडामेंटल्स पर फोकस करेगी। वो उसे ये भी बताती है कि पुराने जमाने में सोर्सर्स ने लाइट, डार्क और टाइम स्पेस मैजिक का इस्तेमाल किया है और अगर उसने अपनी पावर्स मास्टर कर ली तो वह दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट मेज बन जाएगा। इसके बाद वह सब जंगल जाते हैं और लेमिया टेकी को दिखाती है कि कैसे मैजिक को हाथों में फोकस करके फिजिकल एनहेंसमेंट की जाती है। टेकी इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है और ऐसा करते वक्त उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे गुड लक कह रही होती है। वो सोचता है कि यह आवाज़ कहाँ से आई, पर लगता है कि सिर्फ उसने ही इसे सुना था। इस बीच मायरा रिन को मेंटर करती है और उसे सब्स कास्ट करने के बेसिक सिखाती है। बताती है कि सब्स कास्ट करने के लिए एक साफ इमेजिनेशन का होना बहुत जरूरी है। रिन तुरंत एक फायर स्पेल सीख लेती है, फिर उसे ब्लू फ्लेम्स में मॉडिफाई भी कर देती है। पर मायरा बहुत सरप्राइज होती है क्योंकि उसने पहली बार ऐसी आग देखी है और वो रिन को एक प्रोड्सी बुलाती है। बाद में उस दोपहर रिन टेकी को चेक करने आती है जो काफ़ी डिफिटेड महसूस कर रहा है क्योंकि उसने काफ़ी हैंड प्रैक्टिस की थी। उसे इस हाल में देखकर वो उसे चेयरअप करने का फैसला करती है, तो टेकी एक और बार कोशिश करता है और अपने राइट हैंड में मैजिक फोकस करने की ट्राई करता है। ऐसा करते हुए उसे फिर से वही बच्चों वाली आवाज़ सुनाई देती है जो उसे टिप्स दे रही होती है और इससे वह कामयाब हो जाता है क्योंकि उसका हाथ एक लाइट बल्ब की तरह चमकने लगता है। वो रिन से पूछता है कि क्या उसने वो आवाज़ सुनी और सोचता है कि कहीं वह भूत तो नहीं जिससे रिन डर जाती है। इसके बाद वो दोनों डिनर के लिए अंदर जाते हैं और लेमिया उनकी प्रोग्रेस की तारीफ करती है।
वो मायरा को रिंग का ख्याल रखने को कहती है और टेकी को अगला टारगेट अपने लेफ्ट हैंड पर रखने को बोलती है जब तक कि वह फुल बॉडी एनहेंसमेंट ना कर ले। कहती है कि जब तक उसका एट्रीब्यूट नहीं मिलता यही उसके लड़ने का मेन तरीका होगा जो उस गिगाचेक पर काफी सूट करता है। बाद में उस रात मायरा लेमिया के पास जाती है और उन 2 नए लोगों के बारे में पूछती है। लेमिया कहती है कि वह उन्हें 3 हफ्ते में इस काबिल बना देगी कि वह ढंग से लड़ सके क्योंकि आने वाली जंग में उन्हें अपना बचाव खुद करना होगा। उसने सोचा था कि कैपिटल की मुश्किलें उसे इतनी दूर तक नहीं करेगी, पर लगता है कि हालात जल्द ही बिगड़ने वाले हैं। कुछ हफ्ते बाद हम टेकी और रिन को एक फिजिकल टेस्ट देते हुए देखते हैं ताकि पता चले वह कितनी दूर आ। टेकी फैनिप्सिफ्स के एक झुंड से लड़ता है जबकि रिन रैबिट मॉन्स्टर्स की पूरी फौज को कुक कर देती है। टेकी अब अपने फिस्ट्स में मैजिकल पावर को कंट्रोल करना सीख गया है और रिन अब बिना इंकेंटेशंस के बेसिक स्पेल्स कास्ट कर सकती है और एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स। जब वो ये सब कर रहे होते हैं, लेमिया और मायरा एक क्लिप से उन्हें देख रही होती हैं और बात करती हैं कि वो इतने कम समय में कितने स्ट्रांग हो गए हैं। तभी वह नोटिस करती है कि वह पैर एक ऑब्सीडियन हॉर्स का सामना कर रहा है, पर उनकी पहली मुलाकात के उलट अब वह बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और उस दरिंदे को आसानी से ढेर करके उसका डिनर बना लेते हैं। बाद में उस रात वो सब टेकी और रिन की ग्रेजुएशन टेस्ट पास करने का जश्न मनाते हैं और लेमिया उन्हें बताती है कि वो अगले दिन एस्पियर मूव करेंगे और एडवेंचरस के तौर पर अपनी पहली जॉब लेंगे। वो उन्हें ये भी बताती है कि उसके हिसाब से उन्हें लॉस्ट वंस कहा जाता है, जो वो लोग होते हैं जो दूसरी दुनिया से यहाँ आते हैं। वो कहती है कि कभी ये किसी एक्सीडेंट का नतीजा होता है तो कभी उन्हें कोई ऐसा सोर्सनर समन करता है जो स्पेस टाइम मैजिक यूज करने के काबिल हो। भाई लगता है टेकी और रन अब असली खतरों का सामना करने के लिए तैयार है। इस बात से टेकी और रिन एकदम दंग रह जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उससे ये सब कैसे पता चला। लेमिया बताती है कि उनकी एबनॉर्मल मैजिकल पावर और बीच बीच में यूज किए गए नए वर्ड्स ने उनका भेद खोल दिया था। इसी वजह से उसने उन्हें अपना अप्रेंटिस बनाने का फैसला किया ताकि कोई बुरा इंसान उनका फायदा ना उठा सके। रही बात उन्हें यहाँ समन करने की तो वह तो किसी सोर्सर से ही पूछना पड़ेगा, पर पूरे किंगडम में स्पेस टाइम मैजिक यूज करने वाले गिने चुने लोग ही हैं। टेकी कहता है कि यह तो अच्छी बात है, इससे सर्च का दायरा कम हो जाएगा। वह उन्हें आसानी से ट्रैक करके अपनी गलतफहमी दूर करेंगे और वापस अपने वर्ल्ड निकल जाएंगे। लेमिया कहती है कि शायद ये पॉसिबल हो, पर उसे शक है कि क्या सब कुछ इतनी आसानी से हो पाएगा। दिन के बाद टेकी और रन साथ बैठते हैं और यहाँ आने के बाद जो कुछ भी हुआ उस पर डिस्कस करते हैं। टेकी कहता है कि वह एडवेंचरर्स के तौर पर काम करेंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे और अपनी एक पहचान बनाएंगे। फिर उसी इन्फ्लुएंस का यूज करके उस सोर्सर को ढूंढेंगे जिसने उन्हें यहाँ बुलाया है ताकि वह उन्हें वापस घर भेज सके। रिन भी काफी होपफुल महसूस करती है और वह दोनों एक ऑफ स्क्रीन एक्शन के साथ दिन खत्म करते हैं। इसके बाद टेकी अपने गोरे हाथ को देखता है और सोचता है कि क्या सच में उसके पास रिन के विशाल नेशंस को तबाह करने की पावर है। तभी उसे फिर वही पुरानी आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि वह जल्द ही मिलेंगे और वह इसका इंतजार कर रही है। टेकी उससे पूछता है कि वह है कौन और उसका मतलब क्या है, पर वह आवाज उसे इग्नोर करती है और एक अनोइंग बिच की तरह हंसते हुए गायब हो जाती है। कई हफ्तों बाद हम देखते हैं कि टेकी अपने बेड पर जागता है। उसने फिर वही पुरानी आवाज वाला सपना देखा था। हमें पता चलता है कि वह अब एस्पायर मूव हो चुके हैं और उन्होंने खुद को एडवेंचरर्स के तौर पर रजिस्टर कर लिया है और उन्हीं लोगों के साथ जुड़ गए हैं जिन्होंने पहले दिन उन्हें बचाया था। तब से वह छोटे मोटे ही रैंक मिशंस कर रहे हैं और इस दुनिया के बारे में नई चीजें सीखकर धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहे हैं। रिन अपना ज्यादातर वक्त लाइब्रेरी में पढ़ाई करने में बिताती है और इस दुनिया के बारे में हर तरह की जानकारी निकालती है। उसे पता चलता है कि इस दुनिया का नाम अल्टिया है और जिस किंगडम में वो है वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का हिस्सा है और वहाँ दुनिया का सबसे एडवांस्ड मैजिक मौजूद है। 20 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ इस किंगडम के लगभग 80% लोग बेसिक मैजिक कास्ट करने के काबिल हैं। इसीलिए इसे दुनिया के 3 सबसे बड़े नेशंस में गिना जाता है। उन्हें ये भी पता चलता है कि एस्पायर शहर होली कैटलॉग एम्पायर और गार्जियन एम्पायर के ईस्टर्न बॉर्डर के पास है। इसी वजह से यह ट्रेडिंग और इन्फॉर्मेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट टाउन बन गया है। तभी वेट्रेस उनका ब्रेकफास्ट लेकर आती है और उन्हें गिल्ड की तरफ से एक लेटर देती है। इसे पढ़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि गिल्ड मास्टर ने उन्हें तुरंत बुलाया है। वह देखने जाते हैं कि क्या मामला है और रिसेप्शनिस्ट उन्हें स्लम्स के एक बार की इन्वेस्टिगेशन का स्पेशल रिक्वेस्ट देती है। टेकी सोचता है कि आखिर उन्हें ब्रो की बार में क्या ढूंढना है। गिल्ड मास्टर एक्सप्लेन करता है कि हाल ही में ऐसी रमज है कि वैग से चोरी किया गया माल स्लम्स के रास्ते शहर में स्मगल किया जा रहा है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें ऐसी इन्फो निकालनी है जिससे कल्पिट्स पकड़े जाएं और मिशन का रिवॉर्ड 7 सिल्वर और बोनसेस है। टेकी पूछता है कि क्या उनका डी रैंक मिशन लेना ठीक रहेगा। गिल्ड मास्टर कहता है कि अगर वह इसे क्लियर कर लेते हैं तो उन्हें डी रैंक पर प्रमोट। इसके अलावा ये क्वेस्ट पहले ही 2 बार फेल हो चुका है और अगर तीसरी बार भी फेल हुआ तो गिल्ड को गलत असेसमेंट के लिए एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ेगी। टेकी उस नाटे आदमी को कंजूस बुलाता है, पर वह कहता है कि उसे उनकी स्किल्स पर पूरा भरोसा है क्योंकि वह लेमिया के अप्रेंटिसेस हैं और उन्हें भेज देता है।
इसी के साथ टेकी और रिन स्लम्स जाते हैं और रात होने तक वेट करते हैं जब सारा शैडी बिजनेस शुरू होता है। मनीला फ्रूट खरीदने जाती है पर प्राइस पिछले हफ्ते से दुगनी निकलती है। वो सोचती है कि क्या अमेरिका का इन्फ्लेशन इस दुनिया में भी आ गया है। दुकानदार बताता है कि वैग्स पर लगातार हमले हो रहे हैं और हर तरफ माल की शॉर्टेज है। रात होने पर टेकी और रिन नोटिस करते हैं कि बार के पिछले वाले दरवाजे से कुछ माल बाहर ले जाया जा रहा है। तो वह अंदर जाते हैं और बारटेंडर से एल मांगते हैं। बारटेंडर कहता है कि वह ऐसे हल्के ड्रिंक्स नहीं रखता, पर टेकी अपना अल्फा मेल है कि दिखाकर उसे बैठने को कहता है और वह शहर में बढ़ती कीमतों पर बात शुरू करते हैं। टेकी कहता है कि वह भी इस बिजनेस में उतरना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि यह सब कैसे काम करता है। बारटेंडर कहता है कि यह इमेज उसका काम नहीं कि उसे ब्रो की बुलाता है और उसके सामने कॉइन्स की थैली रखकर पूछता है कि क्या अब उसका मुंह खुलेगा। ये देखकर बार के लालची एनपीसी जस उठ खड़े होते हैं और उन्हें लूटने की कोशिश करते हैं, पर टेकी और रन उनकी वर्थलेस पीठ थोपकर उन्हें ढेर कर देते हैं और सारी सच्चाई उगलने पर मजबूर कर देते हैं। वो गुंडे बताते हैं कि उन्हें किसी हुडेड बंदे ने हायर किया था जिसने उन्हें उन वैगन्स का माल डिलीवर करने को कहा था जिन पर मॉन्स्टर्स ने हमला किया था। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से वह उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाए थे, पर पैसा अच्छा मिल रहा था तो वह मान गए। बारटेंडर कहता है कि उसे उनका पैसा नहीं चाहिए और यह बार के लिए नॉर्मल बात है कि वह इन लोगों का लाया हुआ माल बेचे, इसीलिए उन्हें अपनी नाक वहां नहीं घुसानी चाहिए जहां जरूरत नहीं है। इसके बाद टेकी और रिन बाहर निकलते हैं और सोचते हैं कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। तभी उन्हें नोटिस होता है कि 3 फीमेल निंजास उनका पीछा कर रही हैं, तो वह उन्हें लालच देकर सुनसान जगह ले जाते हैं और उनसे भिड़ जाते हैं। टेकी कोशिश करता है कि वह उन्हें वापस किचन में ना भेजे और एक हैवी पंच से उनमें से एक को नॉकडाउन कर देता है। रन भी दिखा देती है कि वह यूजलेस नहीं है और एक को पीछे धकेल देती है, जिसके बाद टेकी जेंडर इक्वालिटी दिखाते हुए उसे भी सुला देता है। इसके बाद वह दोनों आखिरी असेसन से सामना करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वह सरेंडर करने के लिए तैयार है। पर तभी पहली निंजा जाग जाती है और स्मोक बॉम्ब फेंकती है और वह दोनों अपनी बेहोश साथी को वहीं छोड़कर वहां से एस्केप कर जाती है। टेकी कहता है कि वह उन्हें सिर्फ डराकर भगाने नहीं आई थी, बल्कि लगता है वह सच में उन्हें असैसिनेट करने की कोशिश कर रही थी। रिन हैरान हो जाती है और वह दोनों उस पकड़ी गई निंजा को गिल्ड के हवाले कर देते हैं और गिल्ड मास्टर से उसे जिंदा रखने को कहते हैं। अगले दिन टेकी और रिन मीरा से मिलते हैं जो उन्हें डी रैंक एडवेंचरर्स बनने पर कांग्रेचुलेट करने के लिए वेट कर रही थी। फिर वो उन्हें बताती है कि उसके पास एक स्पेशल मिशन है और वह चाहती है कि वह उनके साथ पार्टी बनाए। वो एक्सप्लेन करती है कि नॉर्दर्न फॉरेस्ट में मलीला फ्रूट्स पककर तैयार हैं, तो फार्मर्स ने चोरों को पकड़ने और अपनी फसल बचाने की रिक्वेस्ट डाली है। भाई लगता है यह मलीला फ्रूट वाला मिशन इतना सिंपल नहीं होने वाला जितना मीरा बता रही है। इस मिशन को पूरा करने का रिवॉर्ड पूरे 500 सिल्वर कॉइन्स है और इससे टाउन को इन्फ्लेशन की मार से निकलने में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये सब सुनने के बाद हमारा ये पैर तुरंत राजी हो जाता है और वह तीनों नॉर्दर्न फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। वो दोपहर तक फार्म पहुंचते हैं और वहां 2 एनपीसी फार्मर्स और एक अजीब से दिखने वाले बंदे से मिलते हैं जिसका नाम कासिम है। उससे हाथ मिलाते वक्त ताइची को थोड़ी अजीब सी गे इमोशंस वाली फीलिंग आती है और वो काफ़ी देर तक उसका हाथ पकड़े रखता है, फिर अचानक होश में आता है। इसके बाद वह सब मेनला के खेतों की तरफ बढ़ते हैं और रिन अपने स्टाफ से एक मैजिक सेंसिंग स्पेल कास्ट करती है ताकि एरिया में किसी पुराने मैजिक का पता लगाया जा सके। फाइनली उसे एक सिग्नल मिलता है जो दिखाता है कि एक विशाल मॉन्स्टर खेतों की तरफ ही आ रहा है और वह सब उससे लड़ने के लिए अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि फॉरेस्ट से एक मैसिव ओगर और कुछ ओक्स बाहर निकलते हैं और अपने वेपन्स के साथ ग्रुप का सामना करते हैं। ग्रुप का अल्फा मेल होने के नाते ताइची मीरा को उन 3 छोटे मोटे दुश्मनों यानी स्मॉल फ्लाइज को संभालने को कहता है और रिन से सपोर्ट मांगता है, जबकि वो खुद उस बड़े मॉन्स्टर से निपटने निकलता है। वह सोचता है कि लेवल 35 की एनहेंसमेंट इस काम के लिए काफ़ी होगी और ओगर के मुंह पर एक हैवी पंच मारकर उसे एक ही बार में ढेर यानी 1 शॉट कर देता है। रात होने पर मीरा ताइची और रिन के साथ बैठती है और बताती है कि इस रीजन में ओक्स और ओगर्स का होना नॉर्मल नहीं है, तो पक्का ये किसी की साजिश का हिस्सा है। वो उनके लिए एक ट्रैप बिछाने का डिसाइड करते हैं ताकि उन्हें दिखा सके कि उनसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा और फिर सो जाते हैं। इस बीच हमें एक हुडेड लड़की दिखाई देती है जो ढेर सारी लाशों से घिरी हुई है। वह उनका लाइफ फोर्स सोखने के लिए एक स्पेल यूज करती है और कहती है कि वह उन मैजिशियंस यानी ताइची और रिन से मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है और फिर अपने इनविजिबल क्लोक का यूज करके गायब हो जाती है। अगले दिन हम जराड को उस असिन की सेल खोलते हुए देखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसने मुंह खोलने का फैसला किया है। दूसरी तरफ ताइची और ब्रुक फार्म में घूम रहे हैं। रिन अपनी मैजिक डिटेक्शन स्पेलर से चोरों को लोकेट करने की कोशिश कर रही है।
आखिरकार उन्हें कुछ कदमों के निशान मिलते हैं और वो उनका पीछा करते हुए एक ऐसे फायर पिट तक पहुंचते हैं जिसे हाल ही में बुझाया गया था। रिन कहती है कि उसे आगे खेतों में 3 लोगों की प्रेजेंस महसूस हो रही है और वह 3 चोरों को उनके हाथ पकड़ने के लिए आगे लपकते हैं। ताइची, रिन और मीरा आगे बढ़कर उन्हें सरेंडर करने पर मजबूर कर देते हैं और वह 2 एनपीसीज उन्हें टाउन गार्ड्स के हवाले कर देते हैं। इसी बीच कासिम ताइची और बाकी सबको हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है और ताइची फिर से काफी देर तक उसका हाथ पकड़े रखता है। वो कहता है कि कासिम के हाथ बाकी फॉर्मर्स की तरह सख्त नहीं बल्कि काफी सॉफ्ट है और उससे उसके सीक्रेट के बारे में पूछता है। कासिम कहता है कि वही एक ओवरसियर है, इसलिए उसे हाथों का ज्यादा काम नहीं पड़ता। पर मीरा बीच में बोलती है कि ओक्स और ओगर्स इस एरिया में कॉमन नहीं थे, लेकिन कासिम को उनके बारे में पहले से पता था, भले ही वह सिर्फ एक फॉर्मर है। ये सब सुनकर कासिम हंसने लगता है और रिवील करता है कि वही वो बंदा है जिसने उन चोरों को हायर किया था और वही मैजिशियन भी उसने हायर किया था ताकि मॉन्स्टर्स को खेतों में लाया जा सके। ताइची उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वह बताती है कि यह सब उन 3 लोगों को यहाँ लालच देकर बुलाने के लिए था क्योंकि उसे अपने गोल के लिए ताइची की स्ट्रेंथ चाहिए थी और वह उसे खुद टेस्ट करना चाहता है। तभी वह इनविजिबल रोब वाली लड़की ग्रेमी अपनी इनविजिबिलिटी से बाहर आती है और मीरा को पीछे से सरप्राइज कर देती है। वो कासिम को कहती है कि उसका मुंह काफी तेजी से चलता है और बताती है कि वही मैजिशियन है और कासिम की बॉडीगार्ड के तौर पर काम कर रही थी। इसी के साथ उनकी बैटल शुरू हो जाती है और मीरा ग्रेमी के साथ स्वर्ड्स क्लैश करने के लिए आगे बढ़ती है और उससे पूछती है कि जब वो इनविजिबल थी तब उसने अटैक क्यों नहीं किया। वो कहती है कि असैसिनेट करना बुज़दिलों का काम है और यह उसका स्टाइल नहीं है क्योंकि उसे ब्लेड्स क्लैश करना और अपने अपोनेंट्स को अपनी स्ट्रेंथ से ओवरपावर करना पसंद है। दोनों एक दूसरे पर कई बार वार करती हैं और एक पावर स्ट्रगल में फंस जाती हैं। पर तभी रन यूजफुल बनने का डिसाइड करती है और ग्रेमी की तरफ एक फायर बॉल शूट करती है। ग्रेमी पीछे कूद जाती है और उस पेलल को विंड अटैक से काउंटर करती है। रिन तुरंत एक डस्ट टोर्नेडो समन करके उसे फॉलो अप करती है और ग्रेमी को थोड़ी देर के लिए स्टन कर देती है ताकि मीरा को अपनी फिजिकल एनहेंसमेंट पूरी करने का टाइम मिल सके। ग्रेमी अपनी स्वॉर्ड से उस पेलल को चीर कर निकल जाती है, पर रन ऑफेंस जारी रखती है और उस पर वाटर और अर्थ एलिमेंट के एक कंबाइंड स्पेलल से अटैक करती है। दूसरी तरफ ताइची कासिम से लड़ने की तैयारी करता है और वह पूछती है कि क्या वो बिना किसी वेपन के उससे भिड़ने वाला है। कासिम कहता है कि वो ताइची को अपने फ्रॉस्ट एलिमेंटल से लड़वाएगा और अपने बगल में एक बर्फीला मॉन्स्टर समन करता है। उस बीस्ट को देखकर ताइची को लगता है कि वो फिजिकल एनहेंसमेंट के हायर लेवल से उसे एक ही बार में ढेर कर देगा, पर अटैक लगने के बजाय वो सीधा उस एलिमेंटल के आर पार यानी फेस थ्रू निकल जाता है। कासिम एक्सप्लेन करता है कि उस बीस्ट का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है और उसे सिर्फ फायर मैजिक से हराया जा सकता है, पर बदकिस्मती से ताइची को कोई स्पेल कास्ट करनी नहीं आती। ताइची अपनी ब्लेड से मॉन्स्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर उसका कोई असर नहीं होता। आइस एलिमेंटल पलटवार में कुछ आइस मैजिक यूज करता है और ताइची उन स्पेल से बचने के लिए इधर उधर कूदता है। कासिम तब वो लाइफ एनर्जी बॉल निकालता है जो ग्रेमी ने कल रात बनाई थी और उसे मॉन्स्टर को खिला देता है जिससे वो लाल हो जाता है और उसे एक मैसिव पावर बूस्ट मिलता है। इसी के साथ वो रेड एलिमेंटल इतनी इंसेंट स्पीड से आगे बढ़ता है कि ताइची पीछे जा गिरता है और इतनी जोर से हिट होता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कासिम उसे कहता है कि वह चुपचाप एक गुड बॉय की तरह उसके साथ चले, वरना वो लड़कियों को कैप्चर करके उन्हें असलियत बताएगा कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। द बर्ड्स एंड द बी स्टोरी। इसी बीच हमें मीरा और रिन को ग्रेमी के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए देखते हैं जो मीरा को एक हैवी पंच से पीछे भेज देती है और रिन को भी नीचे गिरा देती है। ओवरवेल्ड फील करते हुए दोनों मेजर्स अपना पावर आउटपुट बढ़ाने का डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि उन्हें एक पावरफुल मेज का सामना करने की आदत है। जबकि वो लेमिया को याद करती हैं, ग्रेमी पूछती है कि क्या वो अब तक उसे हल्के में ले रही थी, पर मीरा कहती है कि वो बस अपने मेन प्लान पर वापस आ रही है और इसी के साथ वह खुद को लेवल 40 तक एनहेंस करती है और ग्रेमी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो कुछ वार एक्सचेंज करती हैं, पर तभी रिन एक स्पेलल ब्लेड के साथ चार्ज करती है और ग्रेमी को सरप्राइज कर देती है। ग्रेमी अटैक से बचने के लिए पीछे कूदती है पर मीरा उसे लात मारकर वापस आगे भेज देती है और रन अपने स्टाफ को स्वॉर्ड में बदलकर फॉलो अप करती है और ग्रेमी को अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने पर मजबूर कर देती है। इसके बाद वह अपने दूसरे हाथ में स्पेलल ब्लेड का यूज करके उस पर वार करती है और उसके एचपी का एक अच्छा खासा हिस्सा जला देती है। फिर रिन डस्ट टोर्नेडो स्पेलल कास्ट करती है और उसमें गन पाउडर मिला देती है ताकि वो फ्लेमेबल हो जाए। उसके बाद वो एक फायर बॉल से उस स्पेलल को आग लगा देती है और ग्रामी को ब्लास्ट कर देती है। भाई लगता है रिन ने एकदम एक्सप्लोसिव मूव दिखाई है। ग्रामी अभी भी अपनी फिजिकल एनहेंसमेंट से ज्यादातर डैमेज ब्लॉक कर लेती है।
लेकिन म्यूरा इस मौके का फायदा उठाकर अपनी फायरी ब्लेड से उस पर वार करती है और उनकी फाइट को यही खत्म कर देती है। इसके बाद वह दोनों उसके सामने खड़ी होती हैं और उसे सरेंडर करने को कहती है।